तैयारी कर ली थी सारी, ठीक है। अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाकी सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, बहुत ही कम पॉइंट रह गए हैं तो स्लो चलूंगी, ठीक है। कल अभी चलते हैं बच्चे अनपेड सेलर पे। याद है अनपेड सेलर कौन सा पर्सन होता है? जिसकी पेमेंट बाकी है या जिसको पेमेंट नहीं आई, या फिर उसे जो भी जिस भी तरह की फॉर्म में पेमेंट दी गई थी, चेक दिया गया था या कोई ड्राफ्ट दिया गया था, वो बाउंस हो गया, उसमें से पैसे नहीं मिले, तो वो बन जाता है अनपेड सेलर कि मुझे पेमेंट नहीं मिली। तो अनपेड सेलर के पास फिर आ जाते हैं कुछ राइट। कुछ राइट थे गुड्स के अगेंस्ट, कुछ राइट थे बायर पे केस करने वाले। बायर पे क्या केस कर सकता है? वो बायर से मांगेगा अपने पैसे, मेरा प्राइस दे, ठीक है। बायर को कहेगा मेरे को जो डैमेजेस हुए हैं तुझे बियर करने पड़ेंगे। अगर बायर ने पेमेंट लेट कर दी है तो उतने दिनों का वो उससे ब्याज भी मांग सकता है, इंटरेस्ट भी मांग सकता है। ये राइट है उसके बायर के अगेंस्ट। अगर गुड्स के अगेंस्ट बात करें, ठीक है, तो राइट्स ऑफ गुड्स में पहला राइट आता है बच्चे उसका कि लियन, लियन लेना। अगर उसने चीजें, यहां पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे चीजें सेलर के पास है, ठीक है, नहीं सॉरी उलट लिख दिया। यहाँ पे सामान बायर के पास है, यहाँ पे सामान सेलर के पास, ठीक है। पहले ये समझो सामान किसके पास पड़ा। प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन पास टू बायर, बायर को दे दिया, तो पहला आपके पास राइट है लियन लेने का, सामान वापस लेके आने। आप सामान उसे यूज करने से रोक दोगे। दूसरा तरीका आपके पास है, हो सकता है बायर को डिलीवरी आपने कैरियर के थ्रू की है, तो कैरियर को रास्ते में रोक सकते हो। तीसरा है आपके पास उसी सामान को उठा के किसी और को बेच सकते हो, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं अपना लियन के राइट पे। लियन का राइट क्या होता है कि जब आप अनपेड सेलर होते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ चीजें पूरी करनी पड़ेंगी अगर आपने उस सामान को वापस लेके आना है अपने पास। आपको क्या होना चाहिए, आपको कुछ चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। आपका लियन का राइट तभी ट्रिगर होता है जब आप ये कह पाओ कि मैंने उधार पे सामान नहीं बेचा। अगर चलो बेचा भी है, टाइम एक्सपायर हो गया, पहली बार क्रेडिट पे नहीं बेचा, मैंने उसे उधार नहीं दिया सर, मेरे पैसे नहीं दे रहा। क्रेडिट पे चलो मैंने दिया भी है तो 3 महीने का टाइम दिया था, 3 महीने का टाइम हो गया खत्म। या फिर सर इसके पास पैसा ही नहीं है, वो कोर्ट में जाएगा कहेगा सर इसके पास पैसा नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया ये, मुझे मेरा सामान वापस दे दो, ठीक है। ये कंडीशन ही है। पहली कंडीशन क्या है, उसने उधार पे सामान ना बेचा हो, फिर वो कह सकता है मेरा सामान वापस करो। या फिर उसने अगर उधार पे बेचा भी है तो टाइम एक्सपायर हो गया, फिर भी वो कह सकता है मेरा सामान वापस करो। अगर उसने ये प्रूफ कर दिया कि बायर इंसॉल्वेंट ही हो गया, फिर भी उसका राइट है कि वो पैसे वापस, अपना सामान वापस लेके आ सकता है, ठीक है। तो ये उसे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद में जब भी उसने लियन का राइट एक बार ट्रिगर कर दिया, सामान अपने पास ले आया, तो कब उससे वो सामान वापस करना पड़ेगा, उसे कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ लियन, कि अब सेलर सामान उठा के बायर को दे देगा, वापस दे देगा। कब देगा? अगर उसने मतलब मान लो कि लॉफुली उन चीजों को बायर ने उससे खरीद लिया, बायर ने जाके कहा ये लो सर आपके पैसे, दे दो मुझे चीजें, मेरी चीजें वापस करो। लॉफुली उसने उससे चीजें खरीद लिया, या फिर यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो बायर ने उसे पेमेंट कर दी, ठीक है। दूसरा, सेलर ने अपनी मर्जी से कहा चल कोई बात नहीं आ जाएंगे पैसे, ले जा सामान, वेव कर दिया उसने, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि वो अब अपने पास रख नहीं पाएगा, बायर ने कोर्ट में जाके केस करके प्रूफ कर दिया कि सर इसका हक नहीं बनता मेरा सामान उठा के लेके जाने का, ठीक है। अब डिलीवरी टर्मिनेशन उस दिन से माना जाता है जिस दिन से या तो बायर को वो सामान दे दे, या वो सामान उठा के वो किसी ट्रांसपोर्ट पे या फिर उसे हैंड ओवर कर दे, तो वहां पे ये माना जाता है कि डिलीवरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं, टर्मिनेट की एग्जांपल है, ये बता देती हूँ। ए सोल्ड ए कार टू बी 1 लाख एंड डिलीवर्ड द सेम टू द रेलवे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बाय। मतलब ए ने बी को कोई कार बेची और उसे वो उस पे रेलवे पे उसे डिलीवर कर रहा है। द रेलवे रिसीट वाज टेकन इन द नेम ऑफ बी एंड सेंट टू बी। नाउ ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। उसके कहने का मतलब है कि जब उसने सामान उसे बेच ही दिया, बी ले ही गया, अब बी के वो वहीं पे रास्ते में उसका राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कि जस्ट हैव टू गो टू कोर्ट, प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो लेना चाहता है राइट ऑफ लियन तभी उसे वो रोक पाएगा, ठीक है।
क्योंकि वो चीजें बिक चुकी है। अब कुछ चीजों को आप रोक नहीं सकते कि आपके पास इतनी पावर है कि आप चलती हुई रेलवे को रोक सकते हो। रेलवे को रोकना इवन सजा भी होती है, पेनल्टी भी लगती है। आप रेलवे को नहीं रोक सकते। ट्रक्स वगैरह को तो आप फोन करके रोक सकते हो, रुक जाओ। रेलवे वाला ड्राइवर थोड़ी आपकी बात सुनेगा, ट्रेन थोड़ी रोकेगा आपके लिए। आगे बच्चे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वो रास्ते में चीजों को रोक सकता है। यहाँ पे भी अगेन कुछ पॉइंट थे जो कंडीशनें उसे पूरी करनी पड़ेंगी। वो क्या कंडीशनें थी? पहली बात, उसके पैसे नहीं आए, उसने चीजें चढ़ा दी अपनी, मतलब वो सामान ट्रक वाले को दे चुका है और वो ट्रक कभी रास्ते में है, द गुड्स आर इन ट्रांजिट, और उसे पहले पता लग गया है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ये ध्यान रखना, ये कब ट्रिगर होता है? सिर्फ इंसॉल्वेंसी के केस में, कि उसे ये पता लग गया कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, क्या करेगा? ट्रक वाले को कॉल करेगा, उसे स्टॉप करने को कहेगा गुड्स रास्ते में, फिर गुड्स की पोजेशन रिगेन करेगा, अपने पास वापस लेके आएगा और तब तक अपने पास रखेगा जब तक पेमेंट नहीं आ जाए। डन बच्चे? कि कब कब हम ये मानेंगे कि अब चीजें रास्ते में नहीं है और ये सेलर नहीं कह सकता कि ये चीजें रास्ते में है, मुझे ये चीजें वापस चाहिए। पहली बात, अगर बायर के पास पहुंच ही गई है तो ऑब्वियसली रास्ते में नहीं है, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कई बार होता है कि बायर ने चीजें रास्ते से ही उठा ली। ये होता है ना कि आपने कोई स्विगी से कोई चीज मंगाई तो उसे कहा कि मैं यहाँ पे हूँ सर, यहीं पे पकड़ा दो मुझे, मतलब आपके घर तक पहुंचने से पहले ही आपने रास्ते से ले ली। तो वो है सेकंड पॉइंट कि बायर ने पहले ही डिलीवरी उठा ली, बिफोर। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि जो उसका एजेंट है उसके पास सामान पहुंच गया, बायर ने खुद नहीं, अपने किसी एजेंट के पास सामान पहुंचा दिया। तो उसके एजेंट के पास सामान पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि अब सेलर जाके एजेंट से सामान उठा के ले आएगा, नहीं लेके आ सकता। ठीक है, वो राइट इन ट्रांजिट नहीं एक्सरसाइज कर सकता क्योंकि डिलीवरी हो गई। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो वो पर्सन है, कैरियर वाला पर्सन, ठीक है, वो कह रहा है कि वो बायर को डिलीवरी नहीं देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेलर का अब बीच में वो चांस है कि वो सामान उठा के वापस ले आए, नहीं। वो उस हो सकता है उस ट्रक वाले का बायर के साथ झगड़ा चल रहा है, बायर ने उसकी पेमेंट नहीं भेजी, तो ट्रक वाला कह रहा है सर मैं तब तक आपके यहाँ सामान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी पेमेंट भेजो। तो वहां पे सेलर का कोई रोल नहीं है पिक्चर में, वो कैरियर और बायर के बीच की लड़ाई है। ठीक है, जहां पे वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, अगर वो कैरियर, वो ट्रक है ही बायर का, ऑब्वियसली वो आपको सामान नहीं देगा। ठीक है, तो यही माना जाएगा कि बायर ने ही डिलीवरी ले ली, क्योंकि वो बायर का ही ट्रक है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि कैरियर ने डिलीवरी ली। ठीक है, वेयर द पार्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मेड टू द बायर, मतलब पार्ट डिलीवरी वाला केस है और एक सामान उस तक पहुंच चुका है बायर तक, तो दूसरा सामान आप रास्ते में नहीं रोक सकते। मतलब दो ट्रक जा रहे हैं, एक ट्रक पहुंच चुका है बायर के पास, दूसरा रास्ते में है, तो आप ये नहीं कह सकते मैं दूसरा वाला रोक रहा हूं, आपको वेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप नहीं रोक सकते। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, द ट्रांजिट कम टू एन एंड, ऑब्वियसली अगर उसके शिप पे भी चढ़ाता है, बायर के शिप पे, तो ऑब्वियसली तब भी आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो कब नहीं ले सकता वो? अगर वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, वो ऐसा किसी भी तरीके से सेलर के हाथ से बाहर चला गया वो सामान, सेलर उसे नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बच्चे कभी भी अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लेना होता है तो ये चीज का ध्यान रखना होता है कि पोजेशन लेते वक्त आपने जो वो कैरियर वाला बंदा है उसे जरूर इन्फॉर्म करना है, फोन करके, या फिर उसे कोई नोटिस भेज के, या फिर उसके फोन पे मैसेज करके कि सर रुक जाओ जहां पे भी हो आप, मैं सामान लेने आ रहा हूँ। ये नहीं है कि आप उसके ट्रक को मतलब जबरदस्ती रुकवाने की कोशिश करो, कि वो अपनी मर्जी से रुकेगा, आपसे नोटिस मांगेगा, सर आप क्यों सामान वापस मांग रहे हो, आप उसे कोई नोटिस दिखाओगे तभी वो सामान आपको हैंड ओवर करेगा। ठीक है, आगे बच्चे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वेयर अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन आर डिफेक्टेड, मतलब वो नहीं ले सकता। ये दो केस हैं जहां पे वो ये नहीं ले सकता। अगर सेलर ने पहले ही बायर को प्रॉमिस किया कि सर मैं नहीं एक्सरसाइज करूंगा अपना राइट ऑफ लियन एंड वो राइट इन स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, या फिर उसने लीगली ओनरशिप ही बायर के नाम कर दी। ठीक है, तो उसको बायर से वो चीज लेने के लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बहुत ही बड़ा पॉइंट है, अब कोर्ट अलो करेगा तभी जाके वो उठा के लेके आ सकता है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंटेशन अभी भी बाकी है फिर तो वो कभी भी उठा के लेके आ सकता है।
आगे बच्चे राइट ऑफ रीसेल। रीसेल का मतलब पहली बात ये हमने पहले यही चीज हमने उसमें लॉस्ट एंड फाउंड गुड्स में भी पढ़ी थी कि जब चीजें पेरिशेबल नेचर की होती हैं, पेरिशेबल का मतलब वो खराब हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर सेलर के पास राइट होता है कि उसे रीसेल कर दे। इससे पहले कि वो खराब हो, सेलर किसी और को बेच देता है, ठीक है। जहां भी उसे ये लगता है, वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर, पहले से जब भी उसने ये चीज करने का मन है तो वो बायर को क्या देगा, एक नोटिस देगा। ही विल टेल बायर कि मैं बेचना चाहता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे कभी भी ये वाला राइट वो इन दोनों केस में भी एक्सरसाइज कर सकता है। कौन सा केस है, राइट इन ट्रांजिट वाला और राइट ऑफ लियन वाला केस, दोनों केस में वो ये वाला राइट अपना एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब राइट इन ट्रांजिट में उसने चीजें रोक ली, राइट ऑफ लियन में उसके पास चीजें पड़ी, अब वो चाहे तो किसी और को बेच सकता है। रीसेल बाय द सेलर वेयर अ राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड। इसके अलावा अगर वो चाहे तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रख सकता है कि अगर इतने दिन के अंदर पेमेंट नहीं आई तो मैं सीधा रीसेल कर दूंगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि रीसेल अगर आपने की होती है तो रीसेल तभी कर पाते हो अगर ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की। तो ओनरशिप अगर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है फिर आप रीसेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे बच्चे, इसके अलावा बायर से अगेन वही चीजें आप क्या ले सकते हो, उसको प्राइस के लिए स्यू कर सकते हो, डैमेजेस ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो। अगर सेलर ने कुछ गलत कर दिया, बायर क्या करेगा मैम, हर बार बायर की थोड़ी गलती है। तो मान लो अगर सेलर ने कुछ गलत किया तो ऑब्वियसली बायर के पास भी हक है, अपना सामान वो नहीं खरीदेगा, वो कहेगा मैं नहीं खरीद रहा आपसे सामान, वो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं मैं, वो कहेगा मुझे सामान पसंद नहीं आया, मैं सर इसे रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो राइट्स हैं, जब वो उसे सेलर पे स्यू कर सकता है, किस चीज के लिए स्यू कर सकता है कि मुझे डिलीवरी नहीं पहुंची, मेरे डैमेजेस दो, बायर, ठीक है। बायर कहेगा मैंने आपको बोला था इस जगह पे डिलीवरी करना, इस प्लेस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कहा था उसने कि इस जगह पे डिलीवरी करना, उस जगह पे अगर डिलीवरी नहीं हुई तब भी वो केस करेगा। या फिर कोई वारंटी और कंडीशन के केस पे वो केस कर सकता है, ठीक है। अगर वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। अगर वो चाहे, मान लो उसके साथ नुकसान हुआ है, एडवांस पेमेंट ली गई है उससे, एडवांस पेमेंट के ऊपर वो सेलर को कहेगा मुझे ब्याज दे, कब से मेरे पैसे लेके रखे हैं, डिलीवरी कर नहीं रहे हो, तो उससे अपनी एडवांस पेमेंट पे ब्याज ले सकता है, ठीक है। एक बार ये बायर वाले पॉइंट पढ़ लो। बायर वाले पॉइंट समझ में आ गए सबको, सेलर वाले तो बहुत सिंपल है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जितने भी पॉइंट अब तक निकल चुके हैं, क्योंकि बस एक ही पॉइंट रह गया ऑप्शन सेल वाला। यहाँ तक जो भी पढ़ा है, क्या किसी को कोई डाउट है किसी चीज में? बच्चों ओवरऑल ना सारा सिलेबस दिमाग में एक तरह से हेडिंग के तौर पे रहना चाहिए कि सिलेबस में है क्या क्या, फिर सोचा करो, फिर याद करो करो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, ठीक है। अभी ऑप्शन सेल वेरी सिंपल। ऑप्शन सेल क्या है, पब्लिकली हम किसी चीज को बेचना चाहते हैं। अब पब्लिकली हमें नहीं पता, 50 बायर आए हैं, उनमें से कोई भी मेरा एक्चुअल बायर हो सकता है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आगे खड़े होके सेलर के बिहाफ पे सेल करता है, ठीक है। और सेल उस बंदे को कर दी जाती है, बायर वो बंदा बन जाता है जो सबसे बड़ी बिड लगाता है, सबसे बड़ा प्राइस कोट करता है कि मैं इतने में खरीदूंगा, जो हमें सबसे ज्यादा प्राइस ऑफर करेगा हम उसे बेच देंगे, ठीक है। और ऑक्शन के क्या रूल थे, उसमें हो सकता है कि गुड्स लॉट्स में भी बेची जाए, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे पूरा करना है, आपने कैसे उसे राइट्स वगैरह करने हैं, मैं यहाँ से नहीं पढ़ रही, मैं आपको बुक का मुझे जो जो याद है मैं वो चीजें बोल देती हूँ। ऑक्शन सेल में सबसे पहले उसमें ये था कि एक तो वो जो ऑक्शनियर वाला पर्सन होता है वो बायर के बिहाफ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सेलर के बिहाफ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब तक हैमर थ्रो हो नहीं जाता तब तक जो बायर है उसके पास ऑप्शन होती है अपनी बिड को विड्रॉ करने की।
जैसे उसने गलती से बोल दिया तो वो कहेगा नहीं नहीं सर, मैं मेरी बात मत सुनो, मैंने गलती से बोल दिया, रहने दो, क्योंकि हैमर अभी बजा नहीं है। उसके बाद में कई बार जो बेचने वाला बंदा होता है, सेलर होता है, वो कह देता है कि मैं मिनिमम इतना प्राइस तो लूंगा ही लूंगा। अगर उतना रिजर्व्ड प्राइस नहीं कोई बायर कोट करता तो नहीं बिकती है चीज, तो कई बार रिजर्व्ड प्राइस रख दिया जाता है। अब जो भी सेल होती है उसमें सेलर की कंसेंट भी बड़ी जरूरी है। अगर सेलर किसी तरीके से बाद में मना कर देगा तो चीज नहीं बिकेगी। ठीक है, तो बिडिंग तब कंप्लीट मानी जाती है जब जिसने हाईएस्ट बिड लगाई वो खरीदने को तैयार है उतने पैसों में, और सेलर भी उतने पैसों में बेचने को तैयार है, तब माना जाता है कि अब बिडिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी चाहे तो उस चीज से पीछे हट सकता है। और बिडिंग कब कंप्लीट मानी जाती है? जब हैमर थ्रो होता है उस टाइम पे वो कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी है, पी सोल्ड अ कार बाय ऑक्शन, इट वाज नॉक डाउन टू क्यू। नॉक डाउन वर्ड कहने का मतलब क्यू को बेची गई। हु वाज ओनली अलाउड टू टेक इट अवे ऑन गिविंग अ चेक फॉर द प्राइस। अब वो अनजान बंदा है, उसे वो जानता नहीं है पी, ठीक है, तो वो उसे कहता है कि सर एक चेक काट के दे दो तभी बेचूंगा। साइनिंग एन एग्रीमेंट दैट ओनरशिप शुड नॉट पास अंटिल द चेक वाज क्लियर्ड, और उसे ये कह दिया गया पहले सर पेमेंट आने दो फिर ही हम आपको कार देंगे। इन द मीन वाइल टिल द चेक वॉज क्लियर्ड क्यू सोल्ड द कार टू आर। अब क्यू को इतना यकीन था कि मेरे पैसे मैंने इन्हें दे दिए हैं, तो क्यू ने आगे किसी और को प्रॉमिस कर दिया कि मैंने एक कार खरीदी है, मैं तुझे बेच दूंगा। इट वॉज हेल्ड दैट प्रॉपर्टी वॉज passed on the fall of the hammer and therefore R had good title to the car। अब आप बोलोगे मैम अभी पी ने क्यू को बेचा है, क्यू आगे आर को बेचना चाहता है, क्यू की पेमेंट अभी गई नहीं है पी को, स्टिल क्या क्यू आके प्रॉमिस कर सकता है बेचने का? हाँ कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि पी क्यू को एक गुड टाइटल दे रहा है, क्यू की कार वो होने वाली है, बस बाकी क्या है, एक चेक का क्लियर होना, उसे गुड टाइटल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्यू आगे आर को कार वो बेच सकता है, क्यू का हक बनता है। ठीक है, जैसे ही पी यस बोल दे ना, क्यू भी यस बोल दे, क्यू ने चेक दिया यस बोल दिया, पी ने चेक ले लिया यस बोल दिया, बस चेक क्लियर होना है, तो इसका मतलब पी क्यू को गुड टाइटल देने के लिए तैयार है, तो क्यू का भी हक बनता है, वो आगे बेच सकता है।